हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लासेज में। पीछे के लेक्चर में हमने जितने भी टॉपिक्स लिए हैं वो भले ही 12th क्लास के हो 11th क्लास के हो, लेकिन वो एक्चुअल में डेमो के लिए लिए थे। लेकिन आज से इस चैनल के ऊपर 11th क्लास के एनसीईआरटी का और 12th क्लास के एनसीईआरटी का बायो का जो भी सिलेबस होगा वो स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल सीक्वेंस से। तो आज के लेक्चर में अपन ये देखने वाले हैं कि 11th क्लास के अंदर बायोलॉजी का कितना सिलेबस रहता है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं, कितने बॉटनी के पोर्शन है, कितना जूलॉजी का पोर्शन है, वो सारा डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम ये डिस्कशन करेंगे कि बायोलॉजी होती क्या है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे आज बायोलॉजी को कि बायोलॉजी होती क्या है, बायोलॉजी को पढ़ा किस लिए जाता है, बायोलॉजी को कैसे पढ़ा जाता है। इसके लिए आगे जैसे अभी हम बायोलॉजी 10th क्लास के बाद में बायो ले रहे हैं तो आगे क्या क्या कैरियर ऑप्शन रहते हैं वो सारे डिस्कशन अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये रहता है कि जो बायोलॉजी है इस बायोलॉजी को पढ़ा क्यों जाता है। सब्जेक्ट तो और भी बहुत सारे होते हैं, मैथ भी होती है, फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, लेकिन बायोलॉजी को अपन एक सब्जेक्ट ही नहीं मान सकते हैं। ये हालांकि ये नहीं है, ये एग्जाम फाइट तो करवाता है, लेकिन इसके अलावा हमको हमारे बारे में जानकारी देके जाता है। इसको पढ़ने के बाद में हम हमारे बारे में ही जानकारी ले सकते हैं। बाकी अपन यूँ कहे कि जैसे आपने ये सुन रखा है कि जिसने बायो ले रखी है वो सिर्फ मेडिकल फील्ड के अंदर जॉब कर सकता है, मेडिकल लाइन के अंदर अपना करियर बना सकता है, तो इसका ऐसा सिस्टम नहीं होता है। बायोलॉजी अपने को हमारे बारे में सिखाता है, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके बारे में जानकारी दे रहा है, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके बारे में जानकारी दे रहा है, पूरे इन्वायरमेंट के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। कैसे दो जीव होते हैं वो कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम हमारी बॉडी के बारे में देखें तो हमारी बॉडी किस हिसाब से काम कर रही है, पूरा शरीर है वो अपना कैसे काम कर रहा है, ये अपने को बायोलॉजी सिखा रहा है। कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन सी डिजीज अपने को हो रही है, उन रोगों का उपचार क्या होता है, किस टाइप की मेडिसिन अपने को लेनी होती है, ये सारी जानकारी अपने को बायोलॉजी सिखा रही होती है। तो हम इसको ये नहीं मान सकते हैं कि बायो लेने के बाद में अपने को कोई एग्जाम देनी है, वो एग्जाम क्लियर करनी है, उसके लिए अपने को बायोलॉजी पढ़नी है। बायोलॉजी अपने को अपने लिए पढ़नी है, अपनी जो सोचने की समझने की जो क्षमता होती है उसको भी अपने को विकसित करवाती है ये बायोलॉजी। तो आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी को कि ये जो बायोलॉजी है इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में। तो बायोलॉजी वर्ड गिवन बाय, सबसे पहले तो ये जो टर्म रहती है बायोलॉजी, इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन है वो अपन बात करते हैं। तो ये जो बायोलॉजी टर्म है इसको देने वाले जो साइंटिस्ट है वो है अपने लेमार्क और ट्रेविरेनस। इन्होंने बायोलॉजी टर्म को दिया है। उसके बाद में बायोलॉजी वर्ड विच लैंग्वेज, ये जो बायोलॉजी वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, इटालियन का है, ग्रीक का है, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। तो ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड होता है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। ये इतनी जानकारी आपको पहले से ही पता है, आजकल 9th 10th क्लास के स्टूडेंट होते हैं इनको भी पता रहता है। अब यहाँ पे जो बायोस है इसका मीनिंग क्या होता है, लिविंग या लाइफ, और लोगोस का मीनिंग होता है यहाँ पे टू स्टडी। क्या मीनिंग हुआ, बायोलॉजी के अंदर अपने को पढ़ना क्या है, लाइफ के बारे में, या जितने भी लिविंग थिंग्स होती है, जितने भी सजीव होते हैं उनका अध्ययन अपने को करना है। चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जितने भी इस प्लेनेट के ऊपर लिविंग होते हैं उनकी स्टडी अपने को कौन करवाता है, बायोलॉजी करवाता है। अब लिविंग की बात करें नॉर्मली कि आपने बोल दिया कि लिविंग की स्टडी करनी है, लेकिन लिविंग होते क्या है। जैसे मेरे पास एक तो मैं खुद हूं और एक ये मेरा मार्कर है, इस मार्कर में और मुझ में क्या डिफरेंस रहता है। जैसे मेरे अंदर रेस्पिरेशन होता है, ये रेस्पिरेशन नहीं कर सकता है। मेरे अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। मेरे अंदर ग्रोथ भी होती है, डेवलपमेंट भी होता है, इसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होते हैं। मेरे अंदर डाइजेशन होता है, इसके अंदर डाइजेशन नहीं होता है। मेरे अंदर एक्सक्रेशन होता है, इसके अंदर एक्सक्रेशन नहीं होता है। तो ये जो कुछ फीचर होते हैं जो
जो अपने को निर्जीव से या नॉन लिविंग से अलग करवा देते हैं लिविंग के लिए। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी, हर एक ब्रांच का, जैसे फिजिक्स का भी फादर होता है, केमिस्ट्री का भी फादर होता है, उसी हिसाब से बायोलॉजी का भी फादर होता है। और फादर का यहाँ पे मीनिंग ये रहता है कि ऐसे कौन से महान वैज्ञानिक रहे होंगे जिन्होंने बायोलॉजी के ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च की है, सबसे ज़्यादा कार्य किया है, तो उनका अपन नाम लेते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी है अपने अरिस्टोटल, अरिस्टोटल, जिसको हिंदी में अपन बोल सकते हैं अरस्तु। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना ये रहता है कि बायोलॉजी की कितनी ब्रांच होती है। तो नॉर्मल स्टूडेंट से ये पूछा जाता है तो वो दो ब्रांच के नाम लेते हैं कि एक तो सर जूलॉजी होता है, एक बॉटनी होता है। जबकि बायोलॉजी की मोर देन 60 ब्रांचेज होती है, 60 से भी ज़्यादा ब्रांचेज होती है, जो हम देखेंगे यहाँ पे कि बायोलॉजी के अंदर अपने को कौन कौन सी ब्रांचेज पढ़ने को मिलती है। लेकिन बेसिक बात करें तो सिंपल तरीके से बायोलॉजी की यहाँ पे हमने 3 ब्रांच ले रखी है, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। अब इन ब्रांच में अपन क्या क्या जानकारी लेने वाले हैं और इनके फादर कौन कौन है, सबसे पहले ये डिस्कशन करते हैं। जैसे जूलॉजी है तो जूलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं अपन एनिमल्स की, प्राणियों की। बॉटनी के अंदर अपन स्टडी करते हैं पादपों की या प्लांट्स की। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपन स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अब तीनों ब्रांचेज के फादर कौन है वो डिस्कशन कर लेंगे। तो फादर ऑफ जूलॉजी है अरिस्टोटल साहब, फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस साहब, और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। सबसे पहले हमने देखा जूलॉजी, जिसको हम बोलते हैं प्राणी विज्ञान या फिर बोलते हैं जंतु विज्ञान, ऐसी विज्ञान जो अपने को जंतुओं के बारे में जानकारी देने वाली है। उसके बाद में बॉटनी, जिसको हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान, तो नाम से स्पष्ट है ये हमें पादपों के बारे में सिखाने वाला है। और तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान, मतलब ये अपने को सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी देने वाली है। तो ये जो 3 ब्रांच है ये ऊपर ऊपर से अपन ने देखी है। अब जूलॉजी के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेज अपने को पढ़ने को मिलती है, बॉटनी के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेज पढ़ने को मिलती है, और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी सब ब्रांचेज होती है वो पढ़ने को मिलती है। अब अपन स्टार्ट करते हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर जो सिलेबस रहता है अपने का, उन सिलेबस को देखेंगे, उसमें क्या क्या पढ़ना है वो देखेंगे, और कौन कौन सी ब्रांचेज अपने को और मिलने वाली है वो डिस्कशन करेंगे। तो 11th क्लास के सिलेबस के अंदर टोटल 5 यूनिट दे रखी है। उन 5 यूनिट के अंदर जो पहली यूनिट है जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी का मतलब वेरिएशन, विभिन्नताएं, कि इस प्लेनेट के ऊपर कितने सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे होंगे, कितने सारे एनिमल्स है, कितने सारे प्लांट्स है, कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उनकी जो डाइवर्सिटी है उनके बारे में अपने को देखना है। तो सबसे पहला जो चैप्टर होने वाला है 11th क्लास के अंदर वो है द लिविंग वर्ल्ड। अपने को लिविंग कौन होते हैं, नॉन लिविंग कौन होते हैं, कैसे उनके अंदर अपन डिफरेंस कर सकते हैं, वो अपना चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। उसके बाद में सेकंड जो चैप्टर देखने को मिलेगा अपने को वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कैसे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता है, कैसे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है। जैसे कि कोई भी प्लांट्स है, उस प्लांट्स का आज अपन ने नाम दे रखा है, तो वो नाम किस हिसाब से उनको दिया है, कैसे उनकी अलग अलग कैटेगरी बनाई है। कोई भी जंतु लेकर के देख लो, जैसे अपन आज बोलते हैं कि ये गाय है, ये भैंस है, ये बकरी है, ये ऊंट है, ये भेड़ है, सब नाम अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। तो ये नाम किस हिसाब से अपन ने दिए हैं, कैसे अपन ने इसका क्लासिफिकेशन किया है, ये जानकारी अपने को देने वाला है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद में तीसरा जो चैप्टर होगा प्लांट किंगडम, जिसको हम बोलते हैं पादप जगत। पादपों के बारे में
लगभग जितनी भी जानकारी है कि उनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, उनका नोमेनक्लेचर कैसे हुआ है, वो सारी जानकारी अपने को मिलने वाली है प्लांट किंगडम के अंदर। प्लांट किंगडम के अंदर अपने को देखना है कि क्या एल्गी होती है, क्या फंजाई होती है, क्या ब्रायोफाइटा होता है, क्या जिम्नोस्पर्म होता है, क्या एंजियोस्पर्म होता है, उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स रहते हैं, किस हिसाब से इनको क्लासीफाई किया गया है, ये सारी जानकारी अपने को प्लांट किंगडम कि सबसे पहला प्लांट्स कौन सा होगा, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ होगा, और आज के टाइम में सबसे बड़ा जो पादप है वो किस हिसाब से बना है, क्या क्या उनके एग्जाम्पल रहते हैं, वो सारी जानकारी अपने को प्लांट किंगडम देगा। उसके बाद में एनिमल किंगडम, फोर्थ जो चैप्टर रहता है वो अपना रहने वाला है एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम के अंदर अपन बात करें, जैसे आज अपन अपनी बात करें ह्यूमंस की, तो अपन किस में आते हैं, अपन स्तनधारी प्राणियों में आते हैं, मेमल्स की कैटेगरी में रखे गए हैं। हम यदि ये सोच करके देखें कि इस धरती के ऊपर सबसे पहला जो जंतु आया होगा वो कौन सा होगा, उसका क्या नाम होगा, कैसे अपन उनके अंदर डिफरेंस कर सकते हैं, तो कुछ क्लासिफिकेशन रहता है। जैसे कैटेगरी बनाएंगे कि कोडेटा, नॉन कोडेटा, कशेरुकी, अकशेरुकी प्राणी कौन से होते हैं। अब कोडेटा का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है वो कोडेटा में होंगे, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी एब्सेंट होती है वो नॉन कोडेटा में रहेंगे। तो हम कैटेगरी से इनको अलग अलग तरीके से इनके करैक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे, इनके एग्जाम्पल देखेंगे सारे के सारे। तो सबसे पहले जैसे मैं फाइलम की बात करूं नॉन कोडेटा के अंदर, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोआ से, फिर पोरीफेरा पढ़ेंगे, सिलेंट्रेटा पढ़ेंगे, टीनोफोरा पढ़ेंगे, प्लेटी एल्मिंथिज पढ़ेंगे, एस्के एल्मिंथिज पढ़ेंगे, एनेलिडा पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे, मोलस्का पढ़ेंगे, इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे, और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा के बाद में अपन कोडेटा में आएंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पीसीज के बारे में, जिसमें मछलियां आती है। अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनको मछलियां कौन सी होती है ये तक पता नहीं रहता है कि रियल वाली मछलियां कौन सी होती है। वो सारा डिस्कशन अपन एनिमल किंगडम के अंदर करने वाले हैं। उसके बाद में एम्फीबियन जो उभयचर प्राणी होते हैं, जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। उसके बाद में रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी रेंग रेंग कर चलने वाले जो जंतु रहते हैं उनकी कंप्लीट जानकारी अपने को मिलेगी। उसके बाद में एवीज या फिर पक्षी वर्ग, जितने भी पक्षी होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, कैसे उनका क्लासिफिकेशन किया है, कैसे उनका नोमेनक्लेचर किया है, क्या क्या इनके एग्जाम्पल होते हैं, वो सारा डिस्कशन करेंगे एनिमल किंगडम के अंदर। और सबसे लास्ट में अपन देखेंगे मेमल या फिर स्तनधारी, जितनी भी स्तनधारी प्राणी होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, ये सारा डिस्कशन अपन करने वाले हैं एनिमल किंगडम के अंदर। अब ये जो चारों चैप्टर है, इन चारों चैप्टर को मिला करके एक ही ब्रांच बनती है और उसको हम बोलते हैं टेक्सोनोमी। मतलब पहले यूनिट का नाम हुआ है अपना टेक्सोनोमी, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में वर्गीकी विज्ञान। ये जानकारी अपने को, इतनी सारी जानकारी जो मिलने वाली है वो पहली यूनिट के अंदर मिलने वाली है। उसके बाद में सेकंड यूनिट है अपने 11th क्लास के अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। किस हिसाब से शारीरिक जो संगठन होता है पादपों का और जंतुओं का, वो जानकारी अपने को यहाँ पे मिलेगी। जैसे बॉटनी के अंदर ही एक ब्रांच चलती है मोर्फोलॉजी, उसके बाद में एनाटॉमी। अब ये जो मोर्फोलॉजी है, मोर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, आकारिकी, और एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, शारीरिकी। यदि अपन बात करें कि अपने को अपनी स्टडी करनी है और सिर्फ बाहर की स्टडी करनी है अपने को, तो हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मोर्फोलॉजी। और इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी कर रहे हैं, आंतरिक संरचना का जो अध्ययन कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमी। तो इस यूनिट के अंदर जो चैप्टर चलेगा मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनकी क्या क्या मोर्फोलॉजी होती है। तो इस चैप्टर के अंदर अपन ये देखेंगे कि बाहर से, जैसे रूट के बारे में अपने को जानकारी लेनी है, लिप के बारे में जानकारी लेनी है, फ्लावर के बारे में जानकारी लेनी है, स्टेम या तन्नी के बारे में अपने को जानकारी लेनी है प्लांट्स की, तो वो अपन स्टडी करने वाले हैं मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। उसके बाद में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के अंदर जैसे रूट की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक्चुअल में कैसी होती है, कितने टाइप्स की रूट्स होती
होती है, लिप की स्ट्रक्चर होती है, अलग अलग पादपों के अंदर अलग अलग दिखाई दे रही है, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो वो पादपों के एनाटॉमी के अंदर अपन देखने वाले हैं। उसके बाद में एनिमल की स्ट्रक्चर के अंदर पुराने वाले सिलेबस के अंदर कॉकरोच को लिया था, अर्थवर्म को लिया था और फ्रॉग को ले रखा था एनसीईआरटी ने। लेकिन अब क्या ले रखा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने को पढ़ना होता है फ्रॉग के बारे में। मेंढक की एनाटॉमी, मेंढक की मोर्फोलॉजी, ये सारी की सारी अपन स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स सेकंड वाली यूनिट के अंदर। उसके बाद में जो तीसरी यूनिट है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, एनिमल की स्ट्रक्चर कैसी होती है और प्लांट्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस हिसाब से एनिमल्स अपना कार्य कर रहे होते हैं, किस हिसाब से प्लांट्स अपना कार्य कर रहे होते हैं, तो वो स्टडी करने वाले अपन यूनिट नंबर 3 में। सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये भले बॉटनी हो या जूलॉजी हो, कॉमन बात रहती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो किस से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। अब हमने ये जानकारी तो ले रखी है कि अपनी जो बॉडी है वो सेल से बनी है, और फिर अपन ये आगे डिस्कशन करते हैं कॉन्सेप्ट में कि सेल्स मिलकर के टिश्यू या उत्तक का फॉर्मेशन करते हैं, उत्तक मिलकर के ऑर्गन या अंग का फॉर्मेशन करते हैं, अंग मिलकर के ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र का फॉर्मेशन करते हैं, और अंग तंत्र मिलकर के ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। अब अपने को बायो के अंदर ये भी जानकारी लेनी है कि ऑर्गेनिज्म के बाद में क्या बनने वाला है और सेल किससे बनी है। भाई अपनी बॉडी तो सेल से बनी है, लेकिन सेल खुद किसकी बनी होती है। तो सबसे पहले अपन ये डिस्कशन कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं कि इस प्लेनेट के ऊपर सबसे छोटी से छोटी जो चीज होती है वो क्या होती है, एटम होती है, परमाणु होती है। एटम मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल या फिर अणु का फॉर्मेशन करते हैं, और अणु या मॉलिक्यूल्स मिलकर के कंपाउंड या यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं, और वही यौगिक मिलकर के सेल ऑर्गेनल या कोशिकांग बनाते हैं, और वही कोशिकांग मिलकर के किसका फॉर्मेशन करती है, सेल का या फिर कोशिका का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद में हमने ऑर्गेनिज्म बनते हुए देख लिया है, तो ऑर्गेनिज्म मिलकर के क्या बनती है, पॉपुलेशन बनती है। पॉपुलेशन मिलकर के क्या बनती है, कम्युनिटी बनती है। बहुत सारी कम्युनिटी मिलकर के क्या बनती है, इकोसिस्टम बनता है, और इकोसिस्टम मिलकर के क्या बनता है, बायोम बनता है, और बायोम मिलकर के क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। तो हम एक छोटी सी चीज को लेकर के बहुत बड़े एरिया तक पहुंच रहे हैं। ये सारी स्टडी अपने को कहां पे देखने को मिलने वाली है, बायोलॉजी के अंदर देखने को मिलने वाली है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये बायोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन रहता है कि अपना जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। अपने जितने भी ऑर्गन्स बने हुए हैं वो ऑर्गन्स किस हिसाब से फंक्शन कर रहे हैं, वो सारी जानकारी अपने को बायोलॉजी बताने वाली है। उसके बाद में बायोमोलिक्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं जैव अणु। हमने नाम सुन रखा है कि प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, लिपिड्स होती है, विटामिन्स होती है, ये नाम सुन रखा है। लेकिन यहाँ पे अपने को कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रोटीन के एग्जाम्पल क्या होते हैं, कौन सी प्रोटीन की क्या फंक्शन रहने वाले हैं, इसी हिसाब से कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं, क्या इनकी स्ट्रक्चर होते हैं, क्या इनके बॉडी के अंदर फंक्शन होते हैं, विटामिन्स क्या होती है, लिपिड्स क्या होती है, ये सारी जानकारी, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ये सारी जानकारी अपने को मिलने वाली है बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। उसके बाद में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। पहले अपन सेल के बारे में पढ़ेंगे कि ये फंक्शन कैसे करती है, उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि सेल डिवाइड कैसे कर रही है। जैसे आज अपनी बॉडी है वो ग्रोथ कर रही है, तो ग्रोथ किस वजह से कर रही है, किस हिसाब से सेल डिवीजन होता है, किस हिसाब से एक सेल से 2 सेल बन रही है, 2 से 4 बन रही है, 4 से 8 बन रही है, ये डिवीजन कैसे हो रहा है, 24 घंटे का जो सेल साइकिल चलता है ये किस हिसाब का चलता है, ये जानकारी अपने को मिलने वाली है बायोलॉजी के अंदर। उसके बाद में 4th नंबर की जो यूनिट है जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब उनकी इंटरनल जो फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी।
अब प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर अपने को क्या देखना है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे बना रहे होते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहती है, किस हिसाब से प्लांट रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, किस हिसाब से प्लांट ग्रोथ कर रहे होते हैं, ये सारी जानकारी अपने को बताने वाला है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें हम फोटो रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं, कुछ प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन सा प्लांट्स हार्मोन है, इसका क्या फंक्शन रहने वाला है, फोटो रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर हो रहा है तो वो कौन से ऑर्गन्स के अंदर हो रहा है, फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट्स खाना बना रहे हैं तो क्या क्या यूज करके वो खाना बना रहे हैं, उसके बाद में कैसे उनमें एनर्जी बन रही है, क्या क्या आगे फंक्शन कर रहे हैं, वो सारी जानकारी अपने को मिलने वाली है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। और सबसे लास्ट में 11th क्लास के अंदर अपनी यूनिट 5 रहती है जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब अपनी खुद की फिजियोलॉजी। बायोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग जो पॉइंट रहता है वो यही रहता है कि इसमें फालतू की बातें नहीं करनी होती है, हमें सिर्फ हमारे बारे में जानकारी लेनी होती है, तो ज़्यादा बोरिंग फील नहीं होती है इसके अंदर। अब जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, अब पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी की अपन बात करें, जैसे हम ये बोल देते हैं कि हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन के बिना सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम रेस्पिरेशन करते कैसे हैं, कौन सा ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेशन के लिए। किडनियां अपने नाम सुन रखिए, किडनी होती है, क्या होती है किडनी, कैसे ये काम कर रही है, एक्सक्रेशन का कर रही है कि सर्कुलेशन का कर रही है। हार्ट की बात करें तो कैसे हार्ट अपना काम करता है, कैसे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहता है, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, क्या पेनक्रियाज होता है, क्या लीवर होती है, किस हिसाब से लीवर काम कर रही है, ये सारी जानकारी अपने को बायोलॉजी के अंदर मिल जाती है पहले से ही। तो सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मतलब सिंपल तरीके से मैं बात कहूं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अपन बात करेंगे और इसके अंदर लंग्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी वो अपने को मिलने वाली है। उसके बाद में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, अपनी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड रहता है जिसको हम नाम दे देते हैं कि ब्लड है, तो ब्लड होता क्या है, कितने ब्लड के ग्रुप होते हैं, कितना ब्लड अपनी बॉडी में होना चाहिए, इस ब्लड को सर्कुलेट कौन करवा रहा है, कौन सा पंपिंग ऑर्गन होता है। जैसे हम बात करेंगे हार्ट की, तो जो हार्ट होता है उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या फंक्शन होती है, कैसे हार्ट अटैक आता है, कैसे कार्डियक अरेस्ट होता है, ये सारा डिस्कशन अपन करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद में एनिमल फिजियो या ह्यूमन फिजियोलॉजी का तीसरा जो चैप्टर रहता है वो रहता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। अपनी बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं जो अपने काम के नहीं होते हैं, उनको बॉडी से अपने को बाहर रिलीज करवाना होता है, तो किस हिसाब से वो प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलने वाले हैं, ऐसा कौन सा ऑर्गन होगा जो रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। तो अपने को पता है कि यूरिन को रिलीज करने के लिए अपने पास में किडनी होती है। अब ये किडनी क्या होती है, कितनी किडनी होती है, कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, कैसे ये फंक्शन कर रही होती है, तो ये जानकारी अपने को मिलेगी एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, कोई भी ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म की बात ना करके अपन अपनी बात करेंगे कि अपने अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, जैसे मैं अभी आपको इस एक्सप्रेशन से मेरे हाथ हिला करके ये बता रहा हूँ आपको, मैं इधर उधर चल रहा हूँ और मेरे को चलना भी हो तो मैं ऐसे आगे पीछे भी हो रहा हूँ, तो ये जो लोकोमोशन है कि एक जगह से दूसरी जगह पे हम चल पा रहे हैं और मैं मेरी जगह के ऊपर ऐसे हिलडुल पा रहा हूँ, गिर नहीं रहा हूँ, ये किस वजह से हो रहा है, ये कंट्रोल कहाँ से हो रखा है अपना। तो ये अपन बात करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर कि इसके लिए अपनी मांसपेशियां या मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, अपनी बोन्स या हड्डियां रिस्पॉन्सिबल होती है, किस हिसाब से मांसपेशियां काम कर रही है, कैसी इनकी संरचना होती है, पूरे शरीर के अंदर कितनी हड्डियां होती है, कौन कौन सी हड्डी कहाँ पे लोकेटेड होती है, उनके नाम और उनके फंक्शन भी अपने को देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद में ये जो दो चैप्टर बचते हैं दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन चलता है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। जैसे इसकी अपन बात करें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हम बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम, और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इसको हम बोल सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम हैं अपने, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसकी अपन बात करें तो स्केलेटल सिस्टम होता है।
ये जितने भी सिस्टम हैं इनमें दो सिस्टम ऐसे हैं जिनकी स्टडी अपने को एक साथ में करनी होती है, और वो अपने होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम की अपन बात करें तो नर्वस सिस्टम के अंदर अपने को अपना ब्रेन अपने को ब्रेन के बारे में ही सिखाने वाला है कि ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, किस हिसाब से ब्रेन काम कर रहा है। जैसे मैं बात करूं इनकी, अपन जैसे नींद लेते हैं कैसे ली, अपन नींद से वापस उठे कैसे उठे, पूरे दिन अपने को क्या काम करना होता है ये डिसाइड कहां से होता है, ब्रेन से होता है। अपना मूड खराब हो गया है, अपना मूड अच्छा हो गया है, काम करने की इच्छा नहीं रहती है, काम करने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो गई है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, गाना गाने का मन कर रहा है, जितनी भी 24 घंटे की ह्यूमन की एक्टिविटी होती है वो कहाँ से डिसाइड होती है, वो अपने मस्तिष्क से, अपने ब्रेन से होती है। तो हम ब्रेन के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे कि ये काम कैसे कर रहा है, क्योंकि ब्रेन ही है, जो भी है वो सारा क्या है, ब्रेन ही है। उसके बाद में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के अंदर कि अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जिनको हम एंजाइम भी बोल सकते हैं और हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। ये केमिकल्स अपने से किस हिसाब से काम करवाते हैं, कहाँ से ये सीक्रेट किए जाते हैं, कौन इनको बना रहा है और क्या क्या ये अपने को करवा रहा है। यदि इनकी केमिकल्स की अमाउंट बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो अपने को क्या देखने को मिलता है, इनकी अमाउंट कम हो जाती है तो इसमें अपने को क्या देखने को मिलता है। ये सारी जानकारी अपन 11th क्लास के प्रॉपर सिलेबस के अंदर कंटिन्यू करने वाले हैं। अब बात ये है कि ये जितना भी मैंने सिलेबस देखा है इसमें बॉटनी भी आई है, जूलॉजी भी आई है, माइक्रोबायोलॉजी भी आई है, प्लांट फिजियोलॉजी भी आई है, एनिमल फिजियोलॉजी भी आई है, एनाटोमी भी आई है, मोर्फोलॉजी भी आई है, टेक्सोनोमी भी आई है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी की अपन बात करें, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की अपन बात करेंगे तो पर्टिकुलर लंग्स की स्टडी करेंगे और लंग्स की स्टडी को हम नाम देने वाले हैं पल्मोनोलॉजी। उसके बाद में हार्ट की स्टडी करेंगे, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, तो ब्लड की स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे हिमेटोलॉजी, और हार्ट की स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे कार्डियोलॉजी। उसके बाद में किडनी की स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलेंगे नेफ्रोलॉजी। उसके बाद में बोन्स की स्टडी करेंगे ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद में मसल्स की स्टडी करेंगे मायोलॉजी। नर्वस सिस्टम की स्टडी करेंगे न्यूरोलॉजी। एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी करेंगे तो क्या बोल देंगे, एंडोक्राइनोलॉजी। तो कितनी सारी ब्रांचेज यहाँ पे, मैंने तो सिर्फ जनरल ब्रांचेज बताई है आपको, और भी बहुत सारी ब्रांचेज यहाँ पे निकल के आने वाली हैं। और जितनी भी जूलॉजी है, जितनी भी बॉटनी है, वो सारी कवर करेंगे अपने 11th क्लास की। बेसिक अपना 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी का बायोलॉजी के अंदर चल ही रहा है, और विजय सर आपको आगे बीएससी के लिए, एमएससी के लिए, नेट के लिए, गेट के लिए, जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उन सब के लिए यहाँ पे क्लासें आ रही है विजय सर के द्वारा। थैंक यू सो मच।